गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस परी 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज का हमारा टेस्ट रहने वाला है 51वां टेस्ट। आज से पहले हमने 50 इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो कवर कर लिए हैं, जिससे हम आरएस परी का जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कर रही हैं और उसका रिवीजन कर रही हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो 51 नंबर रहने वाली है। और अगर इसके बात करें कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस किस पर हैं, तो आज के हैं ये राजस्थान, आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और साथ में आपके करंट अफेयर्स। मैंने आपको बोला था कि अब हम करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। रोज़ के 8 से 10 क्वेश्चंस हैं, हम करंट अफेयर्स के भी करेंगे, ताकि हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो भी साथ में कवर हो जाए। तो आज करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर रोज़ आपके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। मैंने आपको बोला था आप सभी की ये थी कि मैडम हमारे जो सब्जेक्ट वाइज और साथ में टॉपिक वाइज है वो टेस्ट सीरीज शुरू करिए। सभी यही चाहते हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि अब आपके सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी 17 अगस्त से है ये टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं आपका एक तो नहीं, क्योंकि हमारे दिन अब सिर्फ 45 दिन रही है, तो आपके 2 या 3 सब्जेक्ट है वो एक साथ लेके चलेंगे। पहले दिन मैं आपको टॉपिक बता दूंगी कि हाँ इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक का वो टेस्ट होगा, और सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस हैं वो आपके टॉपिक है वो कवर करेंगे जिनमें आपके क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। जैसे आपकी इंडियन पॉलिटी हो गई, राजस्थान में तो देखें तो राजस्थान जीके के अंदर आपके जो आधुनिक हिस्ट्री है राजस्थान की, वो आर्ट एंड कल्चर और साथ में आपके राजस्थान है ज्योग्राफी। तो इनमें से हम देख लेंगे 3 सब्जेक्ट है वो एक साथ लेके चलेंगे और उनको अच्छे से कवर करेंगे। हमारा जो टारगेट है 100+ मार्क्स लाने का वो हमें अचीव करना है, तो इसलिए हम पहले उन टॉपिक को करेंगे जिनसे क्वेश्चंस है वो ज़्यादा बनते हैं। तो मैं आपके लिए 17 से है वो ये जो टेस्ट सीरीज लाऊंगी, उसमें आपकी इंडियन पॉलिटी और आपकी जियोग्राफी और आपके आधुनिक आपका राजस्थान का जो इतिहास है उससे क्वेश्चन लेके आऊँगी। बाकी आप भी बता देना कि आपको और कौन से सब्जेक्ट है जो पहले करना है, तो हम उस हिसाब से करेंगे जिसमें हमारे क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा अटेम्प्ट हो। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है और आगे भी रहने वाली है। आपने देखा होगा कि आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में है वो किस प्रकार आते हैं और हम किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो आपको क्लास है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, और जिन किसी भी बच्चे ने ये 50 के 50 टेस्ट है वो अभी तक नहीं लिए है, तो उन्हें वो जल्द ये 50 टेस्ट है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 1400+ क्वेश्चंस हैं, और वो भी सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। आपको पूरी की पूरी क्लास देखनी है, और इसके जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आप नोट डाउन करते आ रहे हो, उनका भी रिवीजन है वो बार बार करना है। ये नहीं है कि आपने वो शॉर्ट नोट्स बनाए, नोट करके वो छोड़ दिए, नहीं, उनका रिवीजन करते रहिए ताकि आपकी तैयारी है वो और अच्छी हो जाए। और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जाए और उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो। तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से लगभग 3075 आहत मुद्राएं, 300 मालव जनपद के सिक्के एवं यूनानी शासक अपोलोडोट्स का एक खंडित सिक्का है वो प्राप्त हुआ है? इसमें ये 3 चीजें एक साथ पूछ लिए, हमें बताना है कि वो कौन सी एक पुरातात्विक स्थल है। विराट, आहड़, सुनारी और रेंड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 4th। रेंड कहाँ पे है? टोंक जिले में है। और टोंक जिले में कहाँ पे है? जो निवाई तहसील है, टोंक जिले की निवाई तहसील है, वहाँ पे है, वो ढील नदी के किनारे स्थित है। ढील नदी, तो ढील नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा? रेंड। ये एक है वो लोह युगीन सभ्यता, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे नीचे है वो 3 से 4 कथन दिए जाते हैं, या फिर मान के चलिए कि 3 से 4 सभ्यताएं दे दी जाती है। ऊपर आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी है आपकी कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं या फिर लोह युगीन सभ्यताएं हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सभ्यताएं लोह युगीन है, कौन कौन सी कांस्य युगीन है। रेंड की बात करें तो इसके उत्खनन में 3075 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है, 300 मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं, और यहीं से जो यूनानी शासक था अपोलोडोट्स, उसका भी एक खंडित सिक्का है वो मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 4th हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
लगभग 150 वर्षों तक चलने वाले त्रिपक्षीय यानी त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने की थी? नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, मिहिर भोज और महेंद्रपाल। इसने पूछा है कि किस शासक ने शुरुआत की थी, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 वत्सराज ने। अगर हम बात करें कि जो त्रिपक्षीय या त्रिकोणात्मक संघर्ष है ये क्या था, यानी कौन किस किस के बीच था, तो इसको ऐसे याद रखें कि जो पहले थे वो तो उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें कौन आते थे? गुर्जर प्रतिहार, जिसमें आते थे गुर्जर प्रतिहार। दूसरा कौन सा था? दक्षिणी भारत, और दक्षिणी भारत के कौन थे? दक्षिणी भारत में जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट, ये आता था। और तीसरा आता था बंगाल, और बंगाल में कौन सा वंश था? यहाँ था पाल वंश। तो इनके बीच है वो त्रिवंशीय या त्रिपक्षीय है वो क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है इसकी शुरुआत है वो गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। इस संघर्ष के बारे में बात करें तो ये संघर्ष है वो लगभग 150 वर्ष तक चला था। कब तक? 150 वर्ष तक ये चला था। इसको आरंभ है वो गुर्जर प्रतिहारों ने किया था तथा अंतिम विजय भी इन्हीं की हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो स्टार्ट भी गुर्जर प्रतिहार वंश ने किया था और अंतिम विजय भी इन्हीं की हुई थी। तो वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था। तो ये जो पाल वंश है जो कि बंगाल का था, इसके कौन थे? धर्मपाल थे। तो इसको भी किन्होंने पराजित किया था? वत्सराज ने किया था। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 है। अब मैंने आपको ये तीनों आपको पक्ष बताए हैं, तो आप थोड़ा याद रखना कि कौन कौन से क्षेत्र के कौन से हैं वो थे। उत्तर पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल वंश था। तो ये चीजें भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। मारवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कूट फर्स्ट व कूट सेकंड को सही सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो आपके सामंती व्यवस्था होगी या जो भी आपके शासक थे, शासकों की जो राज व्यवस्था थी, उनके जो शासन में किस प्रकार की उनके जो राज्य हैं उनमें कैसी व्यवस्था थी, इस बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें इस साइड है वो सामंत हैं, उनकी श्रेणी दी गई है, और इस साइड है उनके प्रकार दे रखे हैं कि कौन सा है वो क्या काम है करते थे। सामंतों का जो श्रेणीकरण है ये मैंने दिया है, राजवी, सरदार, मुत्सद्दी, गनायत, ये किसमें? मारवाड़ में थे। राजवी की बात करें कि राजवी क्या थे, तो जो राज परिवार थे इनकी 3 पीढ़ियों तक के संबंधी होते थे। तो ऐसे सामंत जो राज परिवार से संबंधित नहीं थे। राजा के छोटे भाई व निकट संबंधित, बाहर से आए हुए सरदार और जागीर प्राप्त अधिकारी वर्ग। तो फिर राजवी कौन होंगे? राजवी होंगे कि राज परिवार की 3 पीढ़ियों तक के संबंधी। तो 3 पीढ़ियों के संबंधी इसमें देखिए राजा के छोटे भाई व निकट संबंधी, तो आपके ए में आ जाएगा 2। अगला है सरदार। सरदार वो होते थे ऐसे सामंत जो राज परिवार से संबंधित नहीं थे, यानी बी में आ जाएगा फर्स्ट। मुत्सदी की बात करें तो मुत्सदी है वो जागीर प्राप्त अधिकारी वर्ग होता था, तो जागीरी प्राप्त अधिकारी वर्ग यानी सी में 4th। और गनायत जो बाहर से आए हुए सरदार थे। इसमें एक चीज आप याद रखना कि जो सामंतों का जो श्रेणीक्रम ये इसमें दिया है, श्रेणीक्रम ये कहाँ का है? मारवाड़ का है। एक चीज तो ये। दूसरी बात कि जो ये मारवाड़ में प्रथम श्रेणी के सरदार थे, प्रथम श्रेणी के सरदारों की अगर बात करें तो ये राठौड़ सरदार थे। कौन थे? राठौड़ सरदार थे। तो इनके बारे में एक नाम और आ जाता है, ये जो राठौड़ सरदार थे इन्हें सिरायत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिरायत भी कहा जाता था। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि मारवाड़ श्रेणी में सिरायत कौन होते थे, तो आपको याद रखना है कि मारवाड़ में जो प्रथम श्रेणी के सरदार थे, प्रथम श्रेणी में सभी सरदार है वो किसके? राठौड़ सरदार थे, तो उन्हें सिरायत भी कहा जाता था। ये भी चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। ये जो आपको नीचे कोट दिया हुआ होगा कि ए में 2, बी में फर्स्ट, सी में 4th और डी में 3rd, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जयराम पेशा कानून 1930 के विरोध में किस जनजाति ने आंदोलन किया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, और जो आपका क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1924 है उसको भी कई बार अच्छे से आपको समझाया है। फिर एक बार रिकॉल करवा देती हूँ ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएं। सबसे पहले तो किस जनजाति से संबंधित था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मीना जनजाति से। अगर हम बात करें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट
क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट कब का? 1924 का। दूसरा आपका था जरायम पेशा कानून 1930। कानून के विरोध में आंदोलन हुआ था और इन कानूनों के तहत जो जरायम पेशा था उस जरायम पेशा मानकर इन्हें जो 12 वर्ष से ऊपर के जितने भी स्त्री और पुरुष होते थे उनको रोजाना है वो थाने में जाना पड़ता था, उन्हें अटेंडेंस देनी पड़ती थी और इस अटेंडेंस के लिए उन्हें पाबंद किया गया था। यानी जो 12 वर्ष से बड़े जो भी मेल फीमेल थे उन सारों को थाने में जाकर है वो उपस्थिति देनी पड़ती थी, साइन करने पड़ते थे। इसीलिए जो मीणा समाज था इनके बीच में है वो तीव्र विरोध हुआ इस चीज के बारे में। तो आपको याद रखना है जरायम पेशा कानून 1930 के विरोध में किस जनजाति ने आंदोलन किया था? मीणा जनजाति ने, क्योंकि मीणा जनजाति के लोगों को है रोजाना कहां पर? थाने पुलिस स्टेशन में जाके है वो इन्हें उपस्थिति है वो लगानी पड़ती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ये तीन चीजें आपको, दो चीजें याद रखना, एक तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब? 1924 और जरायम पेशा कानून कब? 1930। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व है वो किसने किया था? साधु सीताराम दास जी ने, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। अगर इनमें हम बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण है वो कब हुआ, सबसे पहले तो वो देखते हैं, तो वो हुआ था 1923 से 1941 में। इसका नेतृत्व है वो किया था माणिक्यलाल वर्मा जी ने। किसने? माणिक्यलाल वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। जो आपके माणिक्यलाल वर्मा थे उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक एवं जो पंछिड़ा गीत है वो लिखे थे। तो आपको ये भी याद रखना है, काफी बार ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि पंछिड़ा गीत है वो किसने लिखा था? पंछिड़ा गीत। तो आप याद रखना किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा जी ने लिखा था। एक और आपको क्या लिखना है कि जो जनवरी 1927 में भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच है वो मेवाड़ आया था। तो अगर आपसे कभी पूछ भी ले कि कब आया था भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच मेवाड़ में, तो आपको बताना है जनवरी 1927 में ट्रेंच है वो मेवाड़ आया था। और ट्रेंच के मेवाड़ में आने के बाद है एक तो ट्रेंच के बीच में, साथ में जो ये आपके बिजोलिया ठिकानेदार था, बिजोलिया ठिकाना और एक किसान, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ था, किसानों के मध्य समझौता हुआ था। इसमें 17 प्रकार के जो लाग बाग कर थे वो हटाए गए थे, लेकिन वापस फिर मई 1927 में वापस है वो आपके माणिक्यलाल वर्मा जी थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और पुनः है वो लाग बाग स्थापित कर दी गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा ने किन 2 प्रजामंडलों की स्थापना की थी? कोटा बूंदी, कोटा झालावाड़, बूंदी हाड़ौती और कोटा हाड़ौती। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 4th। जो नैनूराम शर्मा है इनको कोटा में जन जागृति का श्रेय दिया जाता है। कोटा में जन जागृति का है वो श्रेय है वो दिया जाता है कि इनको? पंडित नैनूराम शर्मा जी को। और अगर हम पंडित नैनूराम शर्मा जी के बारे में बात करें तो जो आपका राजस्थान सेवा संघ था, राजस्थान सेवा संघ, तो राजस्थान सेवा संघ के भी ये क्या थे? ये सक्रिय सदस्य थे। पंडित शर्मा जी हैं, इन्होंने जो बिगार विरोधी आंदोलन था इसको चलाने के साथ साथ है वो 1934 में, कब? 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी, हाड़ौती प्रजामंडल की। लेकिन इन्हें कोई भी विशेष उपलब्धि इसमें नहीं मिली। फिर उन्होंने 1939 में, कब? 1939 में है वो आपके जो पंडित अभिनहरी थे, पंडित अभिनहरी उनके साथ मिलकर है वो कोटा प्रजामंडल की है वो स्थापना की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उत्तरदायी शासन है वो स्थापित करना, उत्तरदायी प्रशासन या फिर उत्तरदायी शासन है वो स्थापित करना। तो प्रजामंडल थे इनका, तो सारों का उद्देश्य यही था कि उत्तरदायी प्रशासन है वो राज्य में स्थापित किया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। एकीकरण के 5वें चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। एकीकरण का 5वां चरण है वो वृत्त राजस्थान 30 मई 1949 को हुआ था।
5वें चरण में वृत्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। डॉक्टर शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर धौलपुर व भरतपुर को राजस्थान में मिलाया गया था। तो इसमें अगर असत्य की बात करें तो जो असत्य है वो कौन सा है, ऑप्शन है फर्स्ट दिया गया है। प्रथम चरण की जो आपके जो 5वां चरण है उसकी बात की जाए तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था वृत्त राजस्थान। क्या था, संयुक्त वृत्त राजस्थान। संयुक्त वृत्त राजस्थान कब हुआ था, 15 मई 1949 को हुआ था। जो वृत्त राजस्थान बना था, जो अपना ये तो 5वां चरण तो था संयुक्त वृत्त राजस्थान, ये कब कैसे बना, जो वृत्त राजस्थान था 4था चरण था, उसमें है वो मत्स्य संघ को मिलाया गया था। मत्स्य संघ को मिलाया गया था जिससे किसका निर्माण हुआ था, संयुक्त वृत्त राजस्थान। तो 5वें चरण में वृत्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया जिससे क्या बना, संयुक्त वृत्त राजस्थान। इसका उद्घाटन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके द्वारा किया गया था। और जो भरतपुर व धौलपुर है, भरतपुर व धौलपुर, उनकी जनता है वो भाषा व संस्कृति के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी, यानी उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। लेकिन जो डॉक्टर शंकरदेव राय समिति है उनकी सिफारिश पर इन्हें राजस्थान में मिला लिया गया। तो आपके बाकी का तो दूसरा, तीसरा और चौथा कथन है बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट है वो असत्य दिया गया है। जो असत्य चीज दी गई है वो मैंने आपको बता दी। आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा, अंग्रेज अधिकारी क्विनलैंड का यह कथन राजस्थान के किस क्रांतिकारी के संबंध में था? केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और ठाकुर कुशाल सिंह। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, प्रताप सिंह बारट। अगर हम प्रताप सिंह बारट की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता थे केसरी सिंह बारट। इनके पिता थे केसरी सिंह बारट। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1893 में। कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था, उदयपुर में। और जो प्रताप सिंह है ये 22 साल की उम्र में ही पुलिस यातनाओं के कारण जो बरेली जेल थी, कौन सी? बरेली जेल। बरेली जेल में 27 मई 1918 को शहीद हो गए थे। 1918 को शहीद हो गए थे। याद रखना है प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट के बेटे थे। जन्म 1893 में हुआ, उदयपुर में हुआ और ये 22 साल के थे जब ये 27 मई 1918 को बरेली जेल में शहीद हो गए। प्रताप सिंह है वो क्रांतिकारी जो रासबिहारी बोस थे उनके सहायक थे। आपने पढ़ा है रासबिहारी बोस जी के बारे में। तो आपके जो क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारट हैं वो रासबिहारी बोस, रास बिहारी बोस है उनके सहायक थे। और जो ये प्रताप सिंह बारट थे इनके चाचा कौन थे? इनके चाचा थे जोरावर सिंह बारट। इनके चाचा कौन थे? जोरावर सिंह बारट। यानी केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट है ये भाई थे। और जो एक हुआ था हार्डिंग बम कांड, हार्डिंग बम कांड ये हुआ था। तो इसमें जो प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट है ये दोनों शामिल थे। इसीलिए प्रताप सिंह बारट है उनको है वो बरेली जेल में रखा गया था। और प्रताप सिंह बारट की जब मृत्यु हुई थी तो अंग्रेज अधिकारी क्विनलैंड ने कहा था कि ऐसा मजबूत इंसान, यानी मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा मजबूत युवक है वो नहीं देखा। तो किसने कहा था? क्विनलैंड ने कहा था, क्लीवलैंड ने कहा था। किसके बारे में? प्रताप सिंह बारट ने। इनको किस चीज के लिए जेल में रखा गया था? जो हार्डिंग बम कांड हुआ था उसके लिए रखा गया था। कौन सी जेल में रखा गया था? बरेली जेल में रखा गया था। तो ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछी जा सकती है। कब शहीद हुए थे? 27 मई 1918 को। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य युगम नहीं है वो हमें चुनना है। जस्ते की मूर्तियां हैं वो उदयपुर की हैं, रमकड़ा उद्योग बीकानेर का, खेसले राजसमंद के और दरिया है वो दौसा की। तो हमें पता है कि ऑप्शन फर्स्ट है वो ही असत्य दे रखा है। कौन सा? कि जस्ते की मूर्तियां हैं वो उदयपुर की नहीं, वो कहाँ की है? जोधपुर की है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बादला भी बोलते हैं, पानी पीने की बोतल जिससे बनती है। रमकड़ा उद्योग की बात करें तो वो भी इन्होंने गल दे रखा है, वो कहाँ का है? गलियाकोट का है, गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ का है? गलियाकोट है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। अगला है खेसले। तो खेसले में पता है कि ये भी गलत है, ये लेटा गांव की है। और खेसले लेटा गांव के प्रसिद्ध है जो कि कहाँ पे है? जालोर में है, जालोर में है। अगली बात करें दरिया,
तो दरिया ये इन्होंने सही दे रखा है। हमें पूछा ही है कि असत्य युगम नहीं है, यानी सत्य युगम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। अगर हम दरिया की बात करें तो ये दौसा के लवाण और टांकला, नागौर और सालवास वहाँ की प्रसिद्ध है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो असंगत दे रखा है वो हमें चुनना है। इसमें एक साइड है वो हस्तकला के बारे में दे रखा है और एक साइड है इनको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जो प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार है उनके बारे में बता रखा है। तो हमें इनमें देखना है कि कौन सा असुमेलित है। सबसे पहले सांगानेरी प्रिंट और हनुमान साहे, पहला ही इन्होंने असत्य दे रखा है, तो राइट आंसर तो ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम सांगानेरी प्रिंट के बारे में बात करें तो इस प्रिंट को विदेशों में जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय है वो जाता है मुन्नालाल गोयल को। मुन्नालाल गोयल इनको श्रेय जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट के आंसर था वही हो जाएगा। अगले अगर हम मीनाकारी की बात करें तो मीनाकारी है वो जयपुर के थे। जयपुर के जो सरदार कुदरत सिंह है उनको मीनाकारी के लिए 1988 में पद्मश्री से है वो सम्मानित किया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कठपुतली की बात करें तो कठपुतली है इनके जो ये देवीलाल सांबर है ये सही सुमेलित दिया गया है। देवीलाल सांबर है इनके नेतृत्व में ही जो लोक कला मंडल उदयपुर है, लोक कला मंडल उदयपुर ने जो कठपुतली कला का विस्तार किया है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। तो इसमें जो अहम भूमिका है वो किनके, देवीलाल सांबर की है। तो आपको याद रखना है लोक कला मंडल कहाँ पे है, उदयपुर में है। इसकी स्थापना में अहम भूमिका किसके, देवीलाल सांबर की है। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत, ये भी सही दिया गया है। तो हमारी कृपाल सिंह शेखावत कहाँ के हैं, जयपुर के, और इनको भी है वो ब्लू पोट्री के लिए है वो क्या, पद्मश्री मिल चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। सतारा है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। सतारा 2 बांसुरियों वाला युग्म साज है। सतारा की बांसुरियां बांस की बनाई जाती हैं। बांसुरियों की लंबाई समान रखी जाती है जो कि पावा जोड़ी कहलाती है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें असत्य दे रखा है। तो असत्य है वो है ऑप्शन है थर्ड। इसमें क्या असत्य दिया गया है कि सतारा की बांसुरियां वो बांस की नहीं बनाई जाती, ये बनाई जाती है केर की लकड़ी की, केर की लकड़ी की बनाई जाती है। और बांसुरियां अगर छोटी बड़ी हो तो उन्हें छोटी बड़ी होने पर क्या कहा जाता है, डोडा जोड़ी। और लंबाई है वो समान रखी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, पावा जोड़ी। और जब ये छोटी बड़ी हो जाती है तब इन्हें क्या बोला जाता है, छोटी बड़ी होने पर बोला जाता है इन्हें डोडा जोड़ी। तो आप ये 3-4 चीजें सतारा वाद्य यंत्र जो सुशीर वाद्य यंत्र है उसके बारे में याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आपके एग्जाम में जो वाद्य यंत्र है उससे 1-2 क्वेश्चन है वो आते हैं, तो ये टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए अपना अगला क्वेश्चन, ग्रासिया निम्नलिखित में जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य का सही युग्म है। तो इसमें हमें ग्रासिया जनजाति का जो आपके नृत्य दिए गए उनका युग्म है वो सही देखना है और बाकी के नृत्य कौन सी जनजाति करती है वो देखना है। सबसे पहले मैं ग्रासिया जनजाति उसके जो प्रमुख नृत्य वो मैं बता ही देती हूँ, फिर उसी से अंदाजा लग जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। एक तो वालर नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य, मांदल नृत्य, ये 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार है वो घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं कि वालर नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य और मांदल नृत्य है वो कौन सी जनजाति के, तो ये है ग्रासिया जनजाति के। पहले में बात करें तो वालर नृत्य, होली नृत्य और शिकारी नृत्य। होली नृत्य है वो कौन सी, कथोड़ी जाति का होता है, कथोड़ी जनजाति का होता है। अगर हम बात करें शिकारी नृत्य का तो शिकारी नृत्य ये सहरिया जनजाति का होता है, सहरिया जनजाति का, तो ऑप्शन फर्स्ट तो होगा नहीं। दूसरे की बात करें शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का। मावलिया नृत्य की बात करें तो ये भी किसका होता है, ये भी कथोड़ी जाति का होता है। कूद है वो होता है आपके ग्रासिया जनजाति का, तो ये भी नहीं हो सकता। वाला नृत्य, लूर नृत्य और मांदल नृत्य, तो ये किसके हैं, ये आपके ग्रासिया जनजाति के, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। गेर नृत्य की बात करें तो गेर नृत्य और युद्ध नृत्य,
घेर और युद्ध नृत्य है ये किसके होते हैं? भील जनजाति के होते हैं। और मांडल नृत्य मैंने बताया आपको ग्रासीय जनजाति के होते हैं, जो ये रहा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। बाकी के इसमें जो नृत्य दिए गए थे वो भी मैंने बता दिया कि किस जनजाति के ये नृत्य हैं। मैं आपको काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। लोक देवतापन राज जी का जन्म है वो कहाँ हुआ? सांथू गांव, नगला जहाज गांव, नगा गांव और नोखा गांव। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, नगा गांव के थे। और जो लोक देवतापन राज है उनका जन्म नगा गांव, और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है जैसलमेर में। जैसलमेर में। तो आपको याद रखना है कहाँ के थे? जैसलमेर में। इनके जो ये शहीद हुए किससे हुए? तो जो मुस्लिम लुटेरे थे, मुस्लिम लुटेरों से ब्राह्मणों की गायें छुड़ाने के लिए, ब्राह्मणों की गायें छुड़ाते समय है ये शहीद हो गए थे। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से गांव के ब्राह्मण थे, तो ये आपके काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायें छुड़ाने के लिए ये शहीद हो गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महल है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है? पद्मिनी महल, खातड़रानी का महल, और ये ना खातड़रानी का महल, गोराबादल महल और उपरोक्त सभी। इनमें से कौन से है वो चित्तौड़गढ़ में वो बताने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ये तीनों के तीनों महल है वो कहाँ पे है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। इन महलों की थोड़ी सी और बात करें तो पद्मिनी महल है, इसका निर्माण है वो चित्तौड़गढ़ में किसके द्वारा करवाया गया था? रावल रतन सिंह के द्वारा। रावल रतन सिंह के द्वारा है वो पद्मिनी महल का निर्माण करवाया गया। अगर हम खातड़रानी के महल की बात करें तो ये महल भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कहाँ पे है? जो पद्मिनी के महल है उनके पीछे है। जो पद्मिनी का महल है उनके पीछे है वो महल है। और किसने करवाया था? इनका निर्माण है वो महाराणा छेत्र सिंह ने करवाया था। महाराणा छेत्र सिंह ने करवाया था। और ये कौन थी? जो खातड़रानी का महल है ये कहाँ पे है? पद्मिनी महल के पीछे है। इनका निर्माण है छेत्र सिंह ने करवाया था। और छेत्र सिंह ने अपनी जो पासवान थी, अपनी पासवान कर्मा खाती तो उनके लिए करवाया था। तो जो कर्मा खाती के महल है उन्हें ही बोला जाता है खातड़रानी के महल। ये याद रखना आप है कि खातड़रानी के महल किसके लिए? कर्मा खाती के जो महल है छेत्र सिंह ने बनवाए थे उनको बोला जाता है खातड़रानी के महल। अगला अगर हम गोराबादल महल की बात करें, इसके साथ ही एक है फतेह प्रकाश महल। तो ये भी कहाँ पे है? ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। बिट्टू सूजा द्वारा राव जेत सिंह रो छंद नामक ग्रंथ है वो किस भाषा में रचित है? डिंगल में, पिंगल भाषा में, प्राकृत में और संस्कृत में। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 2। अगर हम बात करें बिट्टू सूजा के बारे में तो बिट्टू सूजा ने जो बीकानेर के शासक थे राव जेत सिंह उनके दरबारी कवि थे बिट्टू सूजा। दरबारी कवि थे। पिंगल भाषा में रचित इन्होंने राव बीका, लूणकरण सर और राव जेत सिंह के बारे में वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है कि जो राव जेत सिंह छंद है वो पिंगल भाषा में है। इसके अंदर एक तो राव बीका, इसके साथ साथ ही लूणकरण और राव जेत सिंह इनके बारे में है, इनको वर्णन मिलता है। एक आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लूणकरण है इनको कलयुग का करण कहा जाता है। कलयुग का करण कहा जाता है, ये किसने कहा था? तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो आपका राव जेत सिंह छंद है इसी छंद में किसने कहा है? बिट्टू सूजा ने कहा है लूणकरण को कलयुग का करण। कई बार पूछ लिया जाता है, जो सामान्य शब्दावली आती है उसमें पूछ लिया जाता है कि कलयुग का करण किसे कहा जाता है? लूणकरण को कहा जाता है। किसने कहा था? बिट्टू सूजा ने कहा था। और अपने ग्रंथ राव जेत सिंह छंद में इन्होंने कहा था। और इस छंद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी मिलती है कि जो इस ग्रंथ में एक तो जो राव जेत सिंह है इनकी जो विजय थी, इनके जो सैन्य अभियान थे उनकी जानकारी मिलती है। दूसरे इसमें जो 1534 ईस्वी में जो कामरान और राव जेत सिंह के मध्य
कामरान औरंगजेब है, इनके मध्य जो युद्ध हुआ था, औरंगजेब की जो विजय हुई थी उसका उल्लेख भी इसी में मिलता है। तो आपसे अगर आपसे पूछ ले कि 1534 में कामरान और औरंगजेब के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो औरंगजेब छंद नामक ग्रंथ में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। शंकरराव की रचना भीमविलास किस बोली में लिखित है? मेवाड़ी, हाड़ौती, खिराड़ी और अहिरवाटी। जो आपका राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, इसमें जो राजस्थानी साहित्य है ये आपका टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से इसको याद करना चाहिए। इसमें जिसने जो रचनाएं लिखी हैं, जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो याद होनी चाहिए। साथ में कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इस चीज़ का उल्लेख है वो किस रचना में है, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसलिए जो शंकरराव की रचना भीमविलास की बात करें तो किस बोली में लिखित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहिरवाटी। ये भीमविलास किस बोली में लिखित है? ये लिखित है अहिरवाटी में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। किस दुर्ग के संदर्भ में हसन निजामी ने कहा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? सिवाना का किला, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और रणथंभौर का किला। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जालोर का किला है, उसके बारे में हसन निजामी ने कहा था कि इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, यानी जो इसमें राजा के सेनापति वगैरह थे, शासक के सेनापति वगैरह थे, उन्होंने ही आक्रमणकारियों से राजा के पीठ पीछे है वो उनके राज बताई, इस वजह से बोला गया है कि दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? भील जनजाति का नहीं है। गौरी नृत्य, युद्ध नृत्य, इंद्रपरी नृत्य और हाथीमना नृत्य। अब ये गौरी और युद्ध नृत्य मैंने पीछे अभी बताया था आपको कि भील जनजाति की हैं। हाथीमना नृत्य है वो भी भील जाति का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रपरी नृत्य है वो भील जनजाति का नहीं है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो दिया गया? शबद, निर्ग्रंथ, सतवादी और लेलटांस। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, शबद जो आपकी रचना है कन्हैयालाल सेठिया की है, उसके लिए उन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। नाथद्वारा में श्री नाथ जी मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह प्रथम और महाराणा राज सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराणा राज सिंह ने। अगला क्वेश्चन। किस लोक देवता के गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया? रामदेव जी, तेजा जी, मेहा जी और पाबू जी। तो इसमें पूछा विश्व मौखिक साहित्य में, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, तेजा जी के गीतों को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्राह्मणी माता बारा में, सचिया माता जोधपुर में, सुंदा माता सिरोही में और इडाणा माता उदयपुर में। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, जो सुंदा माता है वो सिरोही में नहीं जालोर में है, सुंदा माता जालोर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। नाडोल के चौहान वंश का शासक है वो कौन था? लक्ष्मण चौहान, देवाहाड़ा, लुम्बा देवड़ा और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, लक्ष्मण चौहान है वो नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। अजयराज चौहान ने किस वर्ष अजयमेरू की स्थापना की थी? 1111 ईस्वी में, 1112 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में और 1114 ईस्वी में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1113 ईस्वी में। अजयराज चौहान के बारे में और इनके जो अजमेर स्थापना है उनके बारे में मैंने आपसे 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपको करवाए थे। काफ़ी अच्छे से मैंने बोला था कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको अच्छे से मैंने करवाए थे। और ये जो उन्हीं को पता होगा जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज है वो शुरू से लेते आ रही हैं, तो उनको लगभग से जो मैं अभी ये 1 लाइनर क्वेश्चन करवा रही हूँ कहीं न कहीं मैंने उनको है वो समझाए हैं अच्छे से। अब बस इनका जो मैं इनको आपको बोलती हूँ ना कि आप नोट डाउन
काउंट कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, उन्हीं में से ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको बाद में करवाती हूँ उनका यही मीनिंग होता है कि आपने जो पीछे पढ़ा है वो आपको रिकॉल होता रहे, बार बार आपको अच्छे से याद आता रहे, ताकि जो आपने पढ़ा हो बाद में जब हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में तो ये फील होता है कई बार कि हाँ ये पढ़ा तो है लेकिन इसका 2 होगा आंसर कि 3 होगा, 2 होगा 3 होगा, ये अपने रहता है। तो उसमें हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो नेगेटिव जाने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, और वो होता है इसीलिए कि हम बार बार उस चीज़ का रिवीजन नहीं करते और वो पढ़ लेते हैं। इसीलिए जो ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं इनमें मैं आपको पूरी व्याख्या नहीं करवाती, क्योंकि इनकी व्याख्या मैंने आपको पहले करवा दी है। तो बस इनका ये है कि आपको रिकॉल होता रहे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम मेला और स्थान का सुमेलित नहीं है। लालदास जी का मेला धौलीधूप, माता कुंडलिनी का मेला रास में चित्तौड़गढ़, परशुराम महादेव मेला रेवासा सीकर, बादशाह मेला ब्यावर अजमेर। तो इसमें बताना है कि कौन सा है वो सुमेलित नहीं है, यानी असंगत दिया हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है सी, परशुराम महादेव मेला रेवासा, ये इसने गलत दिया हुआ है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी के वार्षिक पुरस्कारों का वितरण 19 मई 2023 को जयपुर में किया गया, जिसमें प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार प्रदान किया गया। रत्ती सक्सेना, अजय अनुरागी, यश गोयल और राजा राम बहादुर। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, रत्ती सक्सेना। अब ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के 3 सांसदों को लोकसभा की प्राक्कलन समिति में मनोनीत किया गया है, इनमें से कौन इस समिति में शामिल नहीं है। यानी हमको 3 सांसदों को याद रखना है, जिसमें से अब ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 सांसदों को लोकसभा की प्राक्कलन समिति में मनोनीत किया गया, इनमें से कौन नहीं है, यानी 3 तो है, 1 नहीं है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, 3 अलग दे देते और 1 इसमें ये जो है सम्मिलित है वो दे देता। तो आपको तीनों नाम अच्छे से याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पीपी चौधरी, निहालचंद चौहान, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुभाष चंद्र बहेड़िया। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये इसमें शामिल नहीं है। हमें तीनों के तीनों नाम अच्छे से याद करने हैं, पीपी चौधरी, निहालचंद चौहान और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। पीपी, निहालचंद और राज्यवर्धन सिंह, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 2 जून 2023 को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष का पद ग्रहण करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अनुराग त्यागी, डॉक्टर अजय बंगा, डॉक्टर राजीव कुमार और डॉक्टर प्रमोद कुमार। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, डॉक्टर अजय बंगा। और ये क्वेश्चन आपके ईओआरओ के एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 23 से 25 मई को युद्धाभ्यास अल महोदय अल हिंद 2023 का आयोजन भारत तथा किसके बीच में किया गया है। मैंने आपको अल महोदय अल हिंद, ये जो आपको युद्धाभ्यास पूछा है, तो मैंने कई सारे आपको युद्धाभ्यास 7 से 8 युद्धाभ्यास है वो यूट्यूब कम्युनिटी में मैं हर रोज जो पोस्ट डालती हूँ उसमें भी मैंने ये पोस्ट डाल ली है, ताकि आपको सारे के सारे युद्धाभ्यास है वो एक साथ याद हो जाए। तो आप वो जो कम्युनिटी पर पोस्ट डाली जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, जो अल महोदय अल हिंदी 2023 है ये भारत और किसके बीच में हुआ है। तो राइट आंसर होगा सऊदी अरब, ऑप्शन है बी, भारत और सऊदी अरब। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को किया गया। 10 मई 2023, 15 मई 2023, 28 मई 2023 और 1 जून 2023। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 मई 2023 को है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 28 मई 2023। अगला क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर 2023 में कहाँ किया जाएगा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन सी, गोवा में। अगला क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज है वो हासिल कर लिया है। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन,
24 अप्रैल 2023 को किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के जो अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन होते हैं कि किस देश का ये अवार्ड है, किसको अपने भारत में है वो किसको सम्मानित किया गया है, तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। किस देश का है, कौन सा सम्मान है और किसे दिया जाता है, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसकी बात करें, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किसको दिया गया है, ये दिया गया है रतन टाटा को। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, सबसे बदहाल देशों की सूची इंडेक्स 2022 में भारत की स्थिति किस पायदान पर है? 103वें, 105वें, 107वें और 108वें। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, 103वें। 103वें। जितनी भी इंडेक्स होती है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं एक काम करूंगी, आपको ये जो इम्पोर्टेंट 2022 और 23 की जो भी इंडेक्स है उनको एक है वो लिस्ट बना के मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वहां से आप नोट डाउन कर लेना एक जगह, और इनका आप है 1-2 बार रिविजन करते रहना, और फिर हफ्ते में 2-3 बार रिविजन करोगे तो आपका ये अच्छे से याद हो जाएगा। और आप याद रखना, आपके प्री में इससे है वो 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, और आपने 2021 में देखा भी होगा कि इंडेक्स से अपने कितने क्वेश्चन आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी दर कितने फीसदी रखने का अनुमान व्यक्त किया है? 5.7%, 5.9%, 6.3% और 6.7%। राइट आंसर ऑप्शन सी, 6.3%। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको 35 क्वेश्चन करवाए हैं, आप कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। और ये क्लास वाकई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आओगे एग्जाम देके, तो आपको ये शुरू से लेकर लास्ट तक देखने, और जितने भी आपको टेस्ट मैंने करवा रखे हैं सारे आप ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।